उमर खालिद का केस सुप्रीम कोर्ट से लेकर अब दिल्ली कोर्ट्स में भटक रहा है, जहां अब फॉर्मर जेएनयू स्कॉलर उमर खालिद ने कोर्ट के सामने एक सीरियस एलिगेशन लगाया कि दिल्ली पुलिस ने पिक एंड चूज का खेल खेला है। मतलब उन्होंने कहा कि उनको अक्यूज तो कर दिया गया, लेकिन उनके जैसे और लोग जिनका अलेज्ड रोल चार्जशीट में बिगर बताया गया है, उनके नाम मिसिंग है। तो पूरा मामला क्या है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। अब व्यूअर्स, इस न्यूज पर आने से पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार एंड एनवी अंजारिया की बेंच जो उमर खालिद का केस सुन रही है, 7 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करने वाली थी, जो नहीं हो पाई और जिसका रीजन अभी तक क्लियर नहीं है। पर सवाल अब ये उठने लगे हैं कि क्या आखिर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद के केस में एडजर्नमेंट का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब दिल्ली कोर्ट की बात करें तो दिल्ली पुलिस के खिलाफ खुद को सिंगल आउट करने की बात की है उमर खालिद ने, और ये बात उनके सीनियर एडवोकेट त्राइदी पायस ने कोर्ट रूम में रखी जब वो करकर डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी के सामने चार्जेस फ्रेम करने के अगेंस्ट आर्ग्यू कर रहे थे। अब सीनियर एडवोकेट पायस ने कहा, several persons identically situated, no qualitative difference between my role and their role, but I am roped। सिंपल शब्दों में, अगर सबका रोल सिमिलर था तो सिर्फ उमर को ही क्यों उठाया गया। अब केस FIR नंबर 59 ऑफ 2020 से जुड़ा है, जिसको दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये UAPA केस 2020 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स के सो कॉल्ड लार्जर कॉन्स्पिरेसी को एड्रेस करता है। अब व्यूअर्स, यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीनियर एडवोकेट पायस ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट का रेफरेंस दिया, जिसमें उमर के अगेंस्ट जो मटेरियल साइट किए गए हैं उसके बेसिस पे उनका नाम अक्यूज्ड की लिस्ट में आया। लेकिन वो कहते हैं कि अगर बेसिस यही है तो और लोग जिनके रोल्स सेम या ज्यादा थे उन्हें क्यों छोड़ दिया गया। सीनियर एडवोकेट पायस ने कोर्ट को बताया कि खालिद पर एलिगेशंस है कि वो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा थे, जैसे DPSG, JCC, JSCT और मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ JNU। उन्होंने कहा कि इफ उमर खालिद वाज नेम्ड एंड अक्यूज्ड ऑफ द वर्च्यू ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द said groups, then why none of the admins were made an accused? सवाल तो सही है कि अगर ग्रुप मेंबरशिप की कॉन्स्पिरेसी का प्रूफ है तो सिर्फ एक मेंबर को ही क्यों पकड़ा गया, एडमिन्स या बाकी मेंबर्स क्यों नहीं। सीनियर एडवोकेट पायस ने थोड़ा सार्केज्म के साथ बोला, Be that as it may, what is the qualitative difference between me and another person in same group? यानी अगर व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग प्रोटेस्ट और डिस्कशंस कर रहे थे तो उमर का रोल अलग कैसे हो गया। उन्होंने फर्दर आर्ग्यू किया कि कुछ प्रोटेक्टेड विटनेसेस के स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो वो भी किसी टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी को एस्टैब्लिश नहीं करते। एक स्टेटमेंट का रेफरेंस दिया गया जिसमें लिखा था कि 8 दिसंबर 2019 को जगपुरा में एक कॉन्स्पिरेटोरियल मीटिंग हुई थी, जिसमें उमर खालिद, योगेंद्र यादव और नदीम खान जैसे लोग मौजूद थे। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट पायस ने एक शार्प पॉइंट उठाया, कहा कि ही Yadav wrote an editorial and op-ed on this FIR in which he asked the question why I am not an accused. What is the qualitative difference? What Yokendra Yadav and Nadeem Khan did as opposed to what I did or what Sharjil Imam did? मतलब अगर मीटिंग सबने अटेंड की थी तो सिर्फ उमर खालिद ही क्यों अक्यूज्ड है, बाकी लोग क्यों नहीं। और ये भी बोला कि उन्होंने किसी पे भी रॉन्ग डूइंग का इल्जाम नहीं लगाया। लेकिन अगर यही कॉन्स्पिरेसी बेस है तो सिलेक्टिव टारगेटिंग क्यों। उन्होंने जज से सीधा पूछा, इफ दिस इज द कॉन्स्पिरेसी ऑन विच यू आर पेगिंग, देन व्हाई डोंट यू हैव अदर्स एज अक्यूज्ड। फिर सीनियर एडवोकेट पायस ने एक और विटनेस ताहिरा दाऊद की स्टेटमेंट का जिक्र किया, जिसमें लिखा था कि उमर ने इंडिया भर में प्रोटेस्ट करने की बात की और मुस्लिम स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट में शामिल करने का आइडिया दिया। लेकिन सीनियर एडवोकेट पायस ने कामली बोला, फार एंड वाइड आई डोंट सी एनी टेरर इन दिस। और सच कहे तो ये लाइन कोर्ट रूम के बाहर भी एको हुई, क्योंकि डिसेंट और टेरर के बीच की लाइन कब ब्लर होती है, यही सवाल हर बार उठता है। एक और नाम आया, परवेज आलम, जो अक्यूज्ड नहीं है। सीनियर एडवोकेट पायस ने कहा कि आलम के स्टेटमेंट में जगपुरा मीटिंग के सभी लोगों को सिमिलर रोल्स दिए गए थे, कुछ को तो बिगर रोल्स भी, लेकिन फिर भी उमर ही अक्यूज्ड बने। सीनियर एडवोकेट पायस ने कहा कि in the meeting spoken of by this person at Jangpura, he attributes similar role to each person, but I am accused and they are not. Nobody attributed any decision to me। यानी अगर कोई प्लान या डिसीजन उन्होंने लिया ही नहीं तो कॉन्स्पिरेसी कैसे प्रूव होती है। फिर आया एक और प्रोटेक्टेड विटनेस कोड नेम्ड ब्रावो। उसके स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग DPSG ग्रुप, जिसको पुलिस ने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी बोला है, वो ग्रुप राहुल रॉय और सबा दीवान ने स्टार्ट किया था। दोनों अक्यूज्ड नहीं है। सीनियर एडवोकेट पायस ने बोला, ऑल रूल्स एज टू हु विल डू व्हाट इज गिवन टू डिफरेंट पीपल बाय सबा। उमर खालिद हैज नॉट गिवन एनी वर्क्स।
हाउ डू यू डिलिनेट माई रोल टू बी हायर और लोअर देन द अदर्स। अब कोर्ट रूम में ये आर्ग्यूमेंट एक बार फिर एको हुआ। सिलेक्टिव जस्टिस का सवाल और गहरा हो गया और अब केस की हियरिंग 14 अक्टूबर को फिर से होने वाली है। लेकिन इससे पहले भी सीनियर एडवोकेट पायस ने एक और इम्पोर्टेंट चीज रेज की थी। उन्होंने कहा कि 2020 राइट्स के टोटल 93 ट्रायल्स में से 17 केसेस में कोर्ट्स ने फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस नोट किया है और उन्होंने ये भी कहा कि उमर खालिद 5 साल से कस्टडी में है और FIR इटसेल्फ इज अ जोक ऑफ एन FIR। अभी स्टेटमेंट सिर्फ लीगल नहीं इमोशनल भी लगता है क्योंकि उमर को अरेस्ट किया गया था 13 सितंबर 2020 को और तब से वो कस्टडी में है। अभी रिसेंटली 2 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनका बेल भी रिजेक्ट कर दिया था और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि प्राइमा फसाई द रोल ऑफ शर्जिल इमाम एंड उमर खालिद इन द एंटायर कॉन्स्पिरेसी इज ग्रेव, हैविंग डिलीवर्ड इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस ऑन कम्युनल लाइंस टू इंस्टिगेट मास मोबिलाइजेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। कोर्ट ने ये भी कहा कि हरीड ट्रायल किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है, ना स्टेट के ना अक्यूज्ड के, तो ट्रायल को नेचुरली प्रोग्रेस करने दिया जाए। अब FIR 59/2020 में IPC और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के कई सेक्शंस लगाए गए हैं और अक्यूज्ड लिस्ट लंबी है। लेकिन उमर खालिद का केस अलग है। उनका नाम जब भी आता है तब पूरा नैरेटिव पोलराइज हो जाता है। एक साइड कहती है कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर है, दूसरी साइड कहती है वो मास्टरमाइंड है। लेकिन कोर्ट में तो सिर्फ फैक्ट्स चलेंगे और फैक्ट्स पे ही जजमेंट आएगा। लेकिन यहाँ एक बिगर क्वेश्चन भी रेज होता है व्यूअर कि क्या लॉ सब पे इक्वली अप्लाई होता है। अगर एक ही मीटिंग में सब लोग मौजूद थे तो एक को अक्यूज करना और बाकियों को नहीं, क्या ये जस्टिस का सिलेक्टिव वर्जन नहीं लगता। सीनियर एडवोकेट पायस ने अपनी आर्ग्यूमेंट्स में बार बार क्वालिटेटिव डिफरेंस फ्रेज यूज किया, मतलब एक ही एक्शन के लिए डिफरेंट पीपल को डिफरेंट ट्रीटमेंट क्यों। अब अक्टूबर 14 को जब हियरिंग रिज्यूम होगी तो सबकी नजरें कोर्ट रूम पर होगी। क्या कोर्ट पुलिस के सिलेक्टिव अप्रोच पर सवाल उठाएगा या क्या ये आर्ग्यूमेंट एक और डिनायल के साथ खत्म होगा। फिलहाल उमर खालिद पिछले 5 साल से जेल में है बिना कन्विक्शन के और उनका एक डायलॉग सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जब उन्होंने बोला था, दे कैन पुट मी बिहाइंड बार्स बट दे कैन नॉट केज माई आइडियाज। तो व्यूअर्स आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।